BSN third semester pharmacology, unit number 1, lecture number 2, that is introduction to pharmacology by Mr. मोहम्मद औरंगजेब। और इस लेक्चर के एंड पे हम क्या सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम, इसके अलावा ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन, और फिर आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ड्रग कार्ड्स। ये 2-4 चीज़ें हमने सीखनी है। सिंपल सी बातें हैं इस चैप्टर में। मेन चीज़ जो हमने समझनी है दैट इज ड्रग सप्लाई सिस्टम। ठीक है, आप एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए। देखिए, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, आउट पेशेंट भी होते हैं, इन पेशेंट भी होते हैं। आउट पेशेंट वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने डॉक्टर्स देखे, डॉक्टर ने उनको देखा, उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब हुई और वो घर चले गए, वो आउट पेशेंट हैं। कंसल्टेशन उनकी हो गई और घर चले गए। इन पेशेंट वो होते हैं कि जब वो हॉस्पिटल आए, डॉक्टर्स ने उनको कंसल्ट किया और उसके बाद वो एडमिट हो गए, यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वो होते हैं इन पेशेंट्स। अब आउट पेशेंट जो लोग हैं उसको भी तो मेडिसिन चाहिए, जो इन पेशेंट हैं जो एडमिट हुए उनको भी मेडिसिन चाहिए। तो यानी कि जो एक हॉस्पिटल चलता है, जो डिजीज के ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें मेडिसिन तो चाहिए। तो हमने ये देखना कि एक हॉस्पिटल में ये मेडिसिन आती कैसे हैं और हर डिपार्टमेंट को फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं। आउट पेशेंट्स को मेडिसिन कैसे मिल रही हैं, इन पेशेंट्स को मेडिसिन कैसे मिलती हैं। हमने बेसिकली इस चैप्टर में इस चीज को समझना है कि मेडिसिन या ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। सो देखें, जो ड्रग सप्लाई होती है ना, इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ ड्रग प्रोक्योरमेंट। पहली चीज है ड्रग प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब ड्रग्स को ऑब्टेन करना, ड्रग्स को खरीदना। फिर स्टोरेज, जब आपने ड्रग्स खरीदी हैं उसको स्टोर करना होता है, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 3 काम होते हैं ड्रग सप्लाई, 3 चीजों को कहते हैं। एक अस्पताल में अगर ड्रग्स आनी है तो जाहिर सी बात है कोई एक पेशेंट तो नहीं है, अस्पताल में तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 300, 400, 500, बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं। अब इतने सारे पेशेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी तो एक अच्छी खासी बल्क अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो इतनी सारी ड्रग्स को खरीदना, और फिर वो ड्रग्स स्टोर होती हैं, यानी आप कहाँ रखोगे इतनी सारी ड्रग्स को। तो एक ड्रग्स के लिए अलग से स्टोरेज है, और फिर वहाँ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। डर्मेटोलॉजी वार्ड्स अलग हैं, रेस्पिरेटरी वार्ड्स अलग होंगे, इन्फेक्शन वार्ड्स अलग हैं, आईसीयू अलग है, सीसीयू अलग है, सर्जिकल अलग हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अलग वार्ड होंगे। हर एक वार्ड में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो वो कैसे होती हैं, इन चीज़ों को हमने समझना है। इस पूरे सिनेरियो को एक लफ्ज कह दें तो ड्रग सप्लाई है। एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम्स आर इंटीग्रली लिंक्ड टू स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर एक अच्छा हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सिस्टम से मुराद हॉस्पिटल, अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या आप एक अच्छे हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपका जो ड्रग सप्लाई सिस्टम है एफिशिएंट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, एक तो बंदे पूरे होने चाहिए, यानी आपका स्टाफ कंप्लीट हो। उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, आपके पास फाइनेंसेस हों, यानी इतने पैसे हों कि आप ड्रग्स ला सकें, प्रोक्योर कर सकें और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हो, आपके पास कम से कम इतने अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होने चाहिए कि जब एक पेशेंट आता है उसका जो डाटा है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स में फीड किया जा सके। किस पेशेंट को कौन सी ड्रग्स रिक्वायर्ड है, कौन सा पेशेंट किस वार्ड में है, किस पेशेंट को किस डॉक्टर ने देखा है, ये सारा सिस्टम आपके पास कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होना चाहिए। और फिर कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर पार्टनर्स हों, जितने भी आपके हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर के जो पार्टनर्स हैं जो आपको सप्लाई देते हैं, जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो, वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करें, एक साथ मिल के काम करें। ये सारी चीज़ें होती हैं जो की कंपोनेंट्स हैं, यानी बेसिक चीज़ें हैं जो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, यानी ये 24 घंटे इनका जो है प्रोसेस चलता रहना चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन ना आए। और जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन हैं, एसेंशियल मेडिसिन, ज़रूरी मेडिसिन, वो मेडिसिन जिनका होना अस्पताल में लाजमी है, जैसे इमरजेंसी की मेडिसिन हैं,
इस तरह जो एसेंशियल मेडिसिन है वो अवेलेबल हो और एक्सेसिबल हो, यानी आपके पास हो भी और आप उनको एक्सेस करके उनको हासिल कर सको और पेशेंट को दे भी सको। तो इस बेसिकली चैप्टर में हमने ड्रग सप्लाई को पढ़ना है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफाइन करती है एन एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम शुड अंडरटेक द फॉलोइंग फंक्शंस। कहते हैं कि अगर आपका एक ड्रग सप्लाई सिस्टम है तो वो क्या क्या काम करे। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। सबसे पहले तो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाए, EDL एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट। वो लिस्ट बनाए कि जिसमें अस्पताल की तमाम ज़रूरी अद्वियात लिखी हों। फिर क्वांटिफिकेशन एंड फॉरकास्टिंग द डिमांड्स फॉर मेडिसिन। आप जो आपके पास स्टाफ है उसको क्वांटिटी पता हो, कौन सी मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में अभी आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कितनी डिमांड करनी है, कितनी मंगवानी है। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन को खरीदना भी ड्रग सप्लाई सिस्टम का हिस्सा है। फिर स्टोरेज, अब सिर्फ खरीद नहीं लिया कि आपने खरीद करके रख दी, खरीद करके ऐसे ही कहीं पे रख देंगे ना तो खराब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो प्रॉपर स्टोरेज करनी होती है मेडिसिन की। और फिर स्टोरेज के बाद जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। डर्मा वार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रेस्पिरेटरी वार्ड को, इन्फेक्शियस वार्ड को, इमरजेंसी वार्ड को, तमाम वार्ड्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वो मेडिसिन। नाउ ये जो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से होता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो आपके पास हॉस्पिटल में 2 तरह के पेशेंट आते हैं, एक होते हैं इन पेशेंट्स, एक होते हैं आउट पेशेंट्स। जाहिर सी बात है आउट पेशेंट आएंगे अस्पताल में, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होगी, डॉक्टर उनको दवाइयाँ लिख के देंगे, वो जाएंगे फार्मेसी पर दवाइयाँ खरीद के चले जाएंगे घर, तो ये आउट पेशेंट्स हैं। इन पेशेंट ने एडमिट होना है तो नर्सिस आकर उनको मेडिसिन देंगी, तो उनका अलग प्रोटोकॉल है, आउट पेशेंट्स का अलग प्रोटोकॉल है। सबसे पहले ओपीडी देखते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली क्या होता है, आउट पेशेंट में कोई बेड्स वगैरह तो होते नहीं है, बस पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं और फिर उसके बाद फार्मेसी पे चले जाते हैं। अब ये जो पेशेंट्स हैं कुछ तो जनरल पेशेंट्स हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। कुछ इमरजेंसी वाले होते हैं जिसको हार्ट अटैक हुआ है या एपिलेप्सी वगैरह कोई का अटैक हो गया तो वो इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं। और कुछ रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी वो दरअसल किसी और बीमारी को चेक कराने आए थे लेकिन उन्होंने रेफर कर दिया दूसरे डॉक्टर को, तो रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आई, एयर, नोज, टीथ डिसऑर्डर्स, ये मुख्तलिफ तरह के जो है रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं। नाउ ये जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बात सिंपल सी है कि वो आएंगे, डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, वो चले जाएंगे फार्मेसी पर। आउट पेशेंट की अपनी फार्मेसी होती है बाहर की तरफ और फार्मेसी से मेडिसिन खरीद के घर चले जाएंगे। इन पेशेंट्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है इन पेशेंट डिपार्टमेंट की वो अलग तरीके से होती है। पहली चीज़ तो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया से भी वो मेडिसिन ले सकते हैं, यानी कि वो आए हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको कोई मेडिसिन लिख दी तो उनका कोई अटेंडेंट जो है वो बाहर वाली फार्मेसी जो है आउट पेशेंट की जो फार्मेसी उससे मेडिसिन खरीद के ले आए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि जो अपना हॉस्पिटल का स्टाफ है यानी नर्सिंग वगैरह का जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व होता है और वो खुद जो पेशेंट्स हैं उनको ड्रग्स देते हैं। अब वो आउट पेशेंट्स की भी वहाँ से भी ड्रग्स ला सकते हैं और इन पेशेंट फार्मेसी से भी उनको ड्रग्स दे सकते हैं। Now, if the workload seems to be heavy, then additional personnel can be employed. इन पेशेंट्स में क्योंकि फिर नर्सिस को मेडिसिन भी देनी है, पेशेंट्स को चेक भी करना है, नर्सिंग की और भी ड्यूटीज़ हैं, तो इन पेशेंट में अक्सर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं और मज़ीद एम्प्लॉयज़ हायर भी किए जाते हैं। अब आते हैं इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब उन डिपार्टमेंट्स में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, किस तरह से एक फार्मेसी से हर डिपार्टमेंट तक ड्रग्स पहुंच जाती हैं। तो देखें 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 and 2 और चौथा होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। मैं आपको सादा से अल्फाज में ज़रा यहीं से समझा देता हूँ, फिर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। पहली चीज़ है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ऐसे होता है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है,
डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया है कि आपको ये मेडिसिन लगनी है, तो वो बंदा या तो खुद प्रेस्क्रिप्शन लेकर फार्मेसी से मेडिसिन ले आए, या जो उसके साथ अटेंडेंट है वो उसकी प्रेस्क्रिप्शन उठा ले, बाहर जाए फार्मेसी से मेडिसिन खरीदे, पैसे दे और वापस पेशेंट तक ले आए। तो वापस जब वो लाते हैं तो नर्सिस उससे मेडिसिन ले लेती हैं और पेशेंट को लगा देती हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है कि जब डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे तो या तो पेशेंट जाके मेडिसिन ले आए, या जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट है वो जाके बाहर जाके मेडिसिन ले आए बाहर से। दूसरा होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि ये आपके पास एक वार्ड है, तो अब ये जो कोई भी डिपार्टमेंट है उसका कोई वार्ड है, उसका एक नर्सिंग काउंटर होता है। तो नर्सिंग काउंटर के ऊपर हर तरह की ज़रूरी मेडिसिन रखी होती हैं। वो तमाम मेडिसिन जो पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है ना, वो नर्सिंग काउंटर पे रखी होती हैं। फ्लोर स्टॉक सिस्टम यानी नर्सिस ने ऑलरेडी अपने पास मेडिसिन का स्टॉक रखा होता है। तो जब भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो नर्सिस खुद उन पेशेंट्स का जो है प्रिस्क्रिप्शन चार्ट पढ़ती हैं, खुद से मेडिसिन उठा के पेशेंट को लगा देती हैं। मतलब ये हुआ कि नर्सिस के पास पूरा स्टॉक पड़ा होता है मेडिसिन का, और पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को ना बाहर जाके मेडिसिन खरीद के ना लाना है और ना ही नर्सिस को बार बार मेडिसिन के पैसे देने हैं। बस एंड पर जब बिल बनेगा तो उसमें सारी मेडिसिन लिखी होंगी और उसकी कीमत लिखी होगी। फिर एक होता है कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहां इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम भी चलता है और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी चलता है। जैसे कि ये जो आपके पास फ्लोर स्टॉक है जहाँ नर्सिंग काउंटर है, वहाँ पे जो मेडिसिन होती है ना वो कॉमन यूज मेडिसिन है, कॉमनली जो यूज हो रही होती हैं। कभी कभी किसी पेशेंट को एक स्पेशल किस्म की मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी जो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को बाहर जाके मेडिसिन लानी पड़ेगी। तो यानी कि कभी कभी हॉस्पिटल में नंबर 1 टाइप भी चलती है और नंबर 2 टाइप दोनों एक साथ चलती हैं। चौथा जो आपके पास है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें फर्ज कीजिए एक पेशेंट को एक प्रेस्क्रिप्शन आई है और उस पर लिखा गया कि इस पेशेंट को ये ड्रग्स लगनी है, ठीक है। अब इसमें होता ये कि नर्सिस जाती हैं फार्मेसी पे, नर्सिस फार्मेसी पे जाती हैं और पेशेंट का नाम देखकर मेडिसिन उठा लेती हैं। फार्मेसी पे हर एक पेशेंट के लिए अलग से डोज तैयार होती है, पैकेट में बंद होती है, पेशेंट का नाम लिखा होता है, ड्रग्स का नाम लिखा होता है, डोज लिखी होती है, टाइम लिखा होता है। तो नर्सिस सिर्फ वहां से पेशेंट का पैकेट उठाती हैं और पेशेंट के पास आके उसको लगा देती हैं। तो एक यूनिट डोज इस तरह से फार्मेसी से आती है और पेशेंट को लग जाती है। तो ये 4 मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स होते हैं ड्रग सप्लाई सिस्टम। वी विल डिस्कस नंबर 1, दैट इज इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। सो जैसे कि मैंने कहा इस सिस्टम में क्या होगा, एक फिजिशियन होगा, फिजिशियन पेशेंट को कंसल्ट करेगा और फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा। अब ये प्रेस्क्रिप्शन या तो पेशेंट खुद फार्मेसी से जाके ले आए, या जो पेशेंट के साथ रिलेटिव या कोई अटेंडेंट आए वो फार्मेसी पे जाएगा, वहाँ पैसे पे करेगा और मेडिसिन उठा लेगा। मेडिसिन फिर वो ले आएगा हॉस्पिटल में, नर्सिस के हवाले कर देगा और नर्सिस वो मेडिसिन पेशेंट को लगा देंगी। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि लेस नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, क्योंकि पेशेंट खुद बाहर जाके मेडिसिन ला रहा है तो आपके हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, पहला फ़ायदा। दूसरा, जितना भी मेडिकेशन आएगी वो डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन जाएगी फार्मासिस्ट के पास और फार्मासिस्ट खुद प्रिस्क्रिप्शन देखकर मेडिसिन दे देगा, तो कोई बीच में मिस्टेक का चांस नहीं होगा, कोई मेडिकेशन एरर नहीं आता। इसके अलावा एक क्लोजर कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट भी बीच में आ गया, फिजिशियन भी आ गया, नर्स भी आ गई और पेशेंट भी आ गया। तो चारों प्रोफेशंस जो है चारों आपस में एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो एक और फायदा है इजी क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आपको हर मेडिसिन अस्पताल पे रखनी नहीं पड़ रही। तो जब आपको अस्पताल की इन्वेंट्री में मेडिसिन नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा, सारी मेडिसिन पेशेंट बाहर से ला रहा है, तो आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन रख सकते हो आसानी से। कुछ नुकसानात भी हैं, अगर पेशेंट या पेशेंट का कोई अटेंडेंट बाहर से मेडिसिन लेके आ रहा है और यहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन बनी हुई है, तो पॉसिबल डिले आ सकता है। यानी पेशेंट हो सकता है वो पेशेंट या उसका अटेंडेंट थोड़ा देर कर दे मेडिसिन लाने में। इमरजेंसी मेडिसिन तो क्विकली लगानी होती हैं और पेशेंट देर से आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से मेडिसिन महंगी मिलती हैं तो पेशेंट के ऊपर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये पेशेंट के हवाले से कुछ नुकसानदेह है। अच्छा, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है? ऐसे होता है कि जो नर्सिंग काउंटर है, नर्सिंग स्टेशन जिसको कहते हैं,
नर्सिंग स्टेशन पर ऑलरेडी ड्रग्स स्टोर्ड होती हैं, ऑलरेडी वहाँ पे ड्रग्स पड़ी होती हैं, और ये जो ड्रग्स हैं कॉमनली यूज्ड ड्रग्स होती हैं, ये उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टेशन पर लगाई होती हैं। तो जब भी पेशेंट को ड्रग्स लगानी होती हैं, नर्सिस खुद मेडिसिन उठा के पेशेंट को लगा देती हैं। तो ड्रग्स रेडिली अवेलेबल होता है, पेशेंट नर्सिस लगा देती हैं, और क्योंकि नर्सिस ने खुद जाके ड्रग लगा देनी है तो ड्रग्स रिटर्न नहीं होती, ड्रग्स बस वहीं पे स्टोर रहती है, वापस फार्मेसी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और पेशेंट के लिए भी बार बार प्रेस्क्रिप्शन के ऑर्डर्स नहीं आते, बस नर्स को पता होता है कि मैंने इस टाइम पे मेडिसिन उठा के पेशेंट को लगानी है, तो डॉक्टर्स भी बार बार प्रेस्क्राइब नहीं करता। और इसका फ़ायदा ये भी है क्योंकि अब नर्सिस भी इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि वो खुद ड्रग्स पेशेंट तक पहुंचा रही हैं, तो फार्मेसी पर्सोनल की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, फार्मेसी के बंदे भी आपको कम रिक्वायर्ड होंगे। इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। देखिए, मेडिकेशन पेशेंट तक पहुंचाना या मेडिकेशन को रिव्यू करना या पेशेंट के लिए सजेस्ट करना, ये काम तो फार्मासिस्ट का है, लेकिन अगर नर्स खुद जाके पेशेंट को मेडिकेशन लगा रही है तो मेडिकेशन एरर्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ गए तो नर्सेज उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंट्री। अब क्योंकि आपने स्टॉक की फ्लोर स्टॉक पे भी मेडिसिन रखनी है, फार्मेसी पे भी मेडिसिन रखनी है, तो अब आपको ज़्यादा मेडिसिन चाहिए अपने पास रखने में, और मेडिसिन महंगी होती हैं तो आपको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, अस्पताल का खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज चांसेस ऑफ ड्रग डिटोरिएशन। देखो, जब नर्सिंग स्टेशन पे ड्रग्स पड़ी है तो हो सकता है वहाँ पे ड्रग्स ख़राब हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो ड्रग्स वहाँ पे ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा नर्सिस पे वर्कलोड भी बढ़ गया, क्योंकि अब नर्सिस खुद ड्रग सिलेक्ट करके पेशेंट को लगाएंगी तो उन पे लोड बढ़ जाता है। एक ज़्यादा खतरे वाली बात, नर्सिंग स्टेशन से ड्रग्स चोरी भी हो सकती हैं। अब आपके पास ये जो फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं, यहाँ पे दो तरह की ड्रग्स होती हैं। एक वो जो होती है जिनके पैसे लिए जाते हैं, चार्ज करना पड़ता है, और एक वो जिसके पैसे अस्पताल नहीं लेता, यानी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं। जो पैसे लगाने पड़ते हैं, जो महंगी दवाइयाँ हैं, जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जो होते हैं वो जो पेशेंट को लगती हैं तो पेशेंट से उसके पैसे लिए जाते हैं। हर एक सिंगल डोज जब उसको लगती है तो पेशेंट की प्रोफाइल में उसके जो एंड पे जो बिल बनेगा उसमें हर डोज का हिसाब किताब लिखा होगा। अच्छा, ये फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी खुद सिलेक्ट करती है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लगेंगी। इसके अलावा ये जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स है, ये नर्सिंग स्टेशंस पर अवेलेबल होती हैं, और एक एनवेलप होता है जिसमें इन ड्रग्स को डिस्पेंस किया जाता है कि ये जो चार्ज होने वाली ड्रग्स, पैसों वाली ड्रग्स हैं। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स जिसके पैसे पेशेंट को नहीं देने पड़ते, वो भी मेडिकेशन से नर्सिंग स्टेशन पर रखी होती हैं, और वो क्योंकि चीपर हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती और कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो अस्पताल के डे टू डे एक्सपेंडिचर में जमा हो जाती है, पेशेंट को उसके पैसे नहीं देने पड़ते। अब आते हैं तीसरे सिस्टम पे, वो जो कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर का और फ्लोर स्टॉक सिस्टम का। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन भी अलाउ करता है, और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसको भी अलाउ करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डिस्पेंसिंग भी होगी मेडिसिन की, और लिमिटेड फ्लोर स्टॉक, यानी आपको फ्लोर पे ज़्यादा मेडिसिन नहीं लिखनी पड़ेगी, पेशेंट बाहर से भी मेडिसिन ला रहा है और कुछ ज़रूरी मेडिसिन आपके पास भी हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं दोनों ये काम करते हैं, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चल रहे होते हैं। एक चौथी चीज़ होती है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, यूनिट का मतलब एक और डोज का मतलब वो जो पेशेंट को लगनी है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक पेशेंट के लिए अलग से एक लेबल बनाया जाता है। ठीक है, हर एक पेशेंट के लिए अलग से मेडिसिन पैक की जाती है और उसके ऊपर लेबल बनाया जाता है, पेशेंट का नाम लिखा होता है, ड्रग का नाम लिखा होता है, टाइमिंग लिखी होती है, वार्ड लिखा होता है, डॉक्टर के साइन होते हैं, डॉक्टर का नाम लिखा होता है। सारी चीज़ें हर एक पेशेंट के लिए अलग से ड्रग पैकेज होगी, एक डोज, और वो नर्सिस इस काउंटर पे आएंगी, फार्मेसी पे ड्रग्स उठाएंगी और पेशेंट को जाकर लगा देंगी। तो यूनिट डोज यानी पूरा पत्ता नहीं जा रहा पेशेंट के पास,
बस एक टाइम पे पेशेंट ने जितनी मेडिसिन लेनी है उसके लिए फार्मासिस्ट ने फार्मेसी पे ऑलरेडी पैकेज बनाया होगा, नर्सेज जाके वो पैकेट उठा लेंगी, लेबल देखेंगी और जाके पेशेंट को ड्रग या एडमिनिस्टर कर देंगी। इसका फायदा क्या है, पेशेंट्स को बड़ी इम्प्रूव्ड सर्विस मिलती है, यानी सब कुछ कैलकुलेटेड वे में चल रहा होता है और चार्ज ओनली, पेशेंट सिर्फ उन ड्रग्स के पैसे देते हैं उन यूनिट्स के जो उसने ली हैं, यानी पेशेंट को पूरी पत्ते के पूरे पैसे नहीं देने पड़ते, ना पूरी वाइल के पैसे देने पड़ते हैं, बस जितनी उतने डोजेस ली हैं सिर्फ उतने पैसे देगा। इसके अलावा नर्सेज जो है, क्योंकि पेशेंट्स के लिए खुद मेडिसिन लेके आ रही हैं, तो नर्सेज और पेशेंट का टाइम या डायरेक्ट केयर कांटेक्ट बढ़ जाता है, मेडिकेशन एरर कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट का नाम लिखा है, उसकी ड्रग लिखी है, डोज लिखी है, तो मेडिकेशन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नर्सिंग स्टेशन पे भी स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि पहले तो फ्लोर स्टॉक में मेडिसिन फ्लोर पे रखी हुई है नर्सिंग स्टेशन पे, लेकिन अब क्योंकि मेडिसिन खुद फार्मेसी से लेके आनी होती हैं तो नर्सिंग स्टेशन पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, बल्कि फ्लोर स्टॉक जो होता है वो नहीं होता। और वेस्टेज ऑफ ड्रग्स और पिलफरेज भी नहीं होती, यानी ड्रग्स वेस्ट भी नहीं होती। एक डोज है वो लगनी है वो लग जाती है, बाकी डोज आपकी जो है फार्मेसी पे पड़ी है, तो ड्रग्स वेस्ट भी नहीं होती। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बंदे चाहिए, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा बंदे हायर करने पड़ेंगे ताकि हर एक पेशेंट के लिए अलग से पैकेजिंग की जाए, लेबल बनाया जाए, फिर नर्सिस जाके उनको लेकर आए, तो ज़्यादा लोग चाहिए ऐसा करने में। इसके अलावा स्किल्ड पर्सोनल चाहिए, फार्मेसी का बंदा भी स्किल्ड चाहिए, एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए कि वो लेबल बना सके, डोज कैलकुलेट कर सके, ये सब कुछ। इसके अलावा सेपरेट कंटेनर चाहिए, हर एक पेशेंट की मेडिसिन अलग अलग जा रही हैं, सेपरेट कंटेनर्स या क्लोजर चाहिए, सेपरेट मशीनरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक पेशेंट को अलग से अब डोज जा रही है। सो ये जो डिस्पेंसिंग मेथड है ये दो तरह का होता है, ये सेंट्रलाइज्ड भी होता है और डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि हॉस्पिटल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी फार्मेसी होती है विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रल फार्मेसी, और हॉस्पिटल में जितना भी मेडिकेशन जाना होता है सारा इसी सेंट्रल फार्मेसी से हर डिपार्टमेंट में मेडिसिन जा रही होती हैं। दैट इज सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जितने भी इन पेशेंट्स हैं ना उनको जो ड्रग जाती है यूनिट डोजेज में, वो सारी ड्रग्स कहाँ होंगी, सेंट्रल फार्मेसी में होंगी, और फिर क्या होगा, सेंट्रल फार्मेसी से वो डिस्पेंस हो जाएंगी और पेशेंट तक पहुंच जाएंगी। इस सिस्टम को चलाने के लिए डिलीवरी डिवाइसेस चाहिए, मेडिकेशंस, कार्ट्स, न्यूमेटिक ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड कि जिन मेडिकेशंस या कार्ट्स में मेडिसिन को बआसानी पेशेंट तक महफूज तरीके से पहुंचाया जा सके। अच्छा, एक होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट सिस्टम, यानी वो सेंट्रल फार्मेसी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग से फार्मेसी बनाई जाए और हर एक डिपार्टमेंट के लोग उस अलग अलग फार्मेसी से मेडिसिन ले। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। इस तरह छोटी छोटी सैटेलाइट फार्मेसीज बनी होती हैं और ये सैटेलाइट फार्मेसीज फिर अपने अपने वार्ड्स में मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें फायदा ये होता है कि पूरी पत्ता या पूरा एम्प्यूल, पूरी वाइल नहीं देनी पड़ती, सिर्फ जितनी मेडिसिन एक टाइम पे लगनी है पेशेंट को उतनी ही मेडिसिन जाती है। और पेशेंट का प्रोफाइल कार्ड बनता है, जब पेशेंट एडमिट होता है ना वहीं पे उसका प्रोफाइल बन जाता है, तो जितनी भी मेडिकेशंस उसको लगनी है वो सारी डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू उसके प्रोफाइल पे आती रहती हैं और फार्मेसी के अंदर उनकी डिस्पेंसिंग होती रहती है। अच्छा, फार्मासिस्ट बैठे हुए वहाँ पे मेडिकेशन को चेक करते हैं, मेडिकेशन ऑर्डर्स को चेक करते हैं, ऑर्डर्स को, और कुछ फार्मासिस्ट जो होते हैं वो फिर मेडिकेशन को ऑर्डर करते हैं और उसको ड्रग कार्ड्स में प्लेस कर देते हैं। फिर फार्मासिस्ट एक बार फिर चेक करता है कि तमाम ड्रग्स ठीक पैक हुई हैं, ठीक जा रही हैं, और फिर नर्स आती है या आता है, नर्स क्या करते हैं उन ड्रग्स को उठाता है और पेशेंट्स को लगा देता है, और जो है वापस जो रिटर्न है फार्मेसी का कार्ड रिचेक, जब वापस कार्ड फार्मेसी में भेजनी होती है ना ड्रग कार्ड, तो पहले उसको चेक किया जाता है कि सारी मेडिसिन निकाल ली हैं। अब जो है कुछ मेडिसिन है जिनको हम कंट्रोल्ड ड्रग्स कहते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग्स वो यानी जो नशा आवर दवाइयाँ होती हैं जिससे लोगों को एडिक्शन हो जाती है। अस्पताल में कंट्रोल ड्रग्स कैसे मैनेज होती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो जितनी भी कंट्रोल ड्रग्स हैं वो लॉक एंड की ताले के अंदर बंद होंगी, वो इस तरह खुलेआम नहीं पड़ी होंगी,
उसके लिए सेपरेट रजिस्टर चाहिए, कंट्रोल ड्रग्स के लिए अलग से रजिस्टर चाहिए जिसपे उस पे लिखा जाएगा कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रग किस बीमारी के लिए गई है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो इसमें हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, एमएस है, वो आता है, वो तमाम कंट्रोल ड्रग्स को खुद हैंडल करता है। इसके अलावा चीफ फार्मासिस्ट होता है, वो इन ड्रग्स को मंगवाता है, हॉस्पिटल में स्टोर करता है और फिर इन ड्रग्स को डिस्पेंस कर रहा होता है। अब फर्ज कीजिए एक नारकोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, दोनों की प्रिस्क्रिप्शन है। तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नाम लिखा होता है, पेशेंट का एड्रेस, डेट, ड्रग्स का नाम और उसकी स्ट्रेंथ, क्वांटिटी कितनी है, सिग्नेचर जिस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उसके सिग्नेचर, और डोज क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारा कुछ लिखा होता है। अगर तो ड्रग स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, यानी डॉक्टर ने एक ड्रग लिखी और वो हॉस्पिटल के स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो कंप्लीट ड्रग प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ओवरराइट हो जाती है ऑन हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन, यानी पूरी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो हॉस्पिटल की पैड पे आ जाएगी और फिर वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको साइन करता है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं, ये खामखा प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं। अगर नारकोटिक ड्रग्स भी हैं, नारकोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो पेन को ट्रीट करती हैं और उस पेन को ट्रीट करने की वजह से फिर यूफोरिया इफेक्ट आता है और इस मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स आते हैं। फर्ज कीजिए नर्सिस ने ड्रग्स डिस्पेंस कर दी, ठीक है, तो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई कि उन्होंने ड्रग्स एडमिनिस्टर भी कर दी, कंट्रोल भी कर दी और इन्वेंट्री को भी ऑडिट कर रही हैं। अब अगर कोई पेशेंट खुद से ड्रग लेने से इनकार कर दे या डॉक्टर कैंसिल कर दे प्रेस्क्रिप्शन, तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन उठा के वापस आप स्टोरेज में रख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कंट्रोल ड्रग्स कभी भी वापस नहीं होती। कंट्रोल ड्रग्स में अगर पेशेंट ने इनकार कर दिया है या डॉक्टर ने इनकार कर दिया है तो जाके सिंक में वो सारी मेडिसिन बहा देंगे, लेकिन वापस फार्मेसी में वो मेडिसिन नहीं जाती। इसके अलावा आपको कुछ बातें बताऊं, ड्रग्स रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन, कि ड्रग्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें कौन सा कानून इन्वॉल्व है। सो ड्रग रेगुलेशन जो है वो इज द कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनली एफडीए मौजूद है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, पीएमडीए है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी है। मुख्तलिफ तरह के बड़े बड़े इदारे हैं जो इन ड्रग्स को रेगुलेट करते हैं और इसके लिए कवानीन बनाते हैं। फार्माकोपियाज बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि आपको गाइड करती हैं मेडिसिन के बारे में, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ड्रग आपके पास आई है, उस ड्रग की इंफॉर्मेशन आप कैसे जानते हो? मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है कि जो उस पर रिसर्च हुई है, सबसे रिसेंट रिसर्च उठा लें या कोई साइंटिफिक जर्नल में उस ड्रग के हवाले से पढ़ लें या ओरिजिनल स्टडीज रिपोर्ट दे दें, सीरीज केस रिपोर्ट वगैरह कोई ना कोई प्रोवाइड कर दें, ये प्राइमरी रिसोर्स है। सेकेंडरी रिसोर्स क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट या इंडेक्स है प्राइमरी समराइज का, वो प्राइमरी रिसोर्स से आई है, वो आपके पास सेकेंडरी रिसोर्स बन जाता है। टर्शियरी रिसोर्स तो किताबें की, जैसे कि फार्माकोलॉजी की बड़ी किताब है, हैंडबुक है, ड्रग कंपेंडिया यानी फार्माकोपियाज वगैरह हैं, और इसके बाद कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिसके ऊपर ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ जब कभी भी आप किताब पढ़े ना तो कुछ चीज़ें याद रखें कि किताब का ऑथर ज़रूर देखें, किताब किसने लिखी, कब पब्लिश हुई, लेटेस्ट किताब है या 20 साल पुरानी किताब है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है ये लाजमी चेक करें, लास्टली किस दिन रिवाइज हुई थी, नया एडिशन कब आया था, ठीक है, अभी जो एडिशन है वो करंट एडिशन है कि नहीं है, तो बिब्लियोग्राफी इंक्लूड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कितनी एक्सेसिबल है, कितना आप उसके बारे में जान सकते हो, और जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उस इंफॉर्मेशन के अलावा भी अगर कोई सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो और सोर्सेज को भी आप कंसिडर करें। लाइब्रेरीज जो है वो रिसर्च एसोसिएशंस हैं, लाइब्रेरी जहाँ पे किताबें होती हैं, तो गवर्नमेंट की भी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं और एनालिस्ट्स लैब्स, वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब इसके बाद चीज़ आती है ड्रग कार्ड्स। ड्रग कार्ड सिर्फ इस तरह छोटा सा कार्ड होता है जिसपे ड्रग का नाम लिखा होता है, ड्रग का मैकेनिज्म, ड्रग कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, कौन सी बीमारियों में ड्रग्स इस्तेमाल नहीं होती, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और एज अ नर्स आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक छोटे से कार्ड पे लिखी होती हैं, उसको हम ड्रग कार्ड कहते हैं। अब देखें जैसे कि डाइजॉक्सिन एक ड्रग है,
उसकी जो रिकमेंडेड डोज है 0.25 mg है, हाफ लाइफ उसकी 40 घंटे है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल भी दे सकते हो, इंजेक्शन भी लगा सकते हो। इंडिकेशंस क्या है कि हार्ट के ऊपर इसके इफेक्ट्स आते हैं, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो वो भी खतरा हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं जैसे सर चकराना और डायरिया हो जाना, नोजिया वॉमिटिंग हो जाना। टॉक्सिक इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ब्रेडिएरिथमिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और किडनीज को खराब भी कर सकता है। तो इस तरह से ड्रग कार्ड आपके पास होता है जो पूरी ड्रग के बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रग सप्लाई सिस्टम। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आपका पार्ट 3 होगा कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती हैं और फार्मेकोडायनामिक्स क्या होती हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 एंड हो गया है। दैट्स ऑल।